वेलकम बैक टू डिजिटल कोडिंग अड्डा। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज की फर्स्ट वीडियो। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो, तो ये सीरीज आपके लिए ही है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये फर्स्ट कोड इन सी हमारे प्रोग्राम में पहले से लिखा हुआ है। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल होता है और इसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। अब ये क्या है, ये हम आने वाले और भी वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस चीज़ को इग्नोर करिए। बस ये समझिए कि ये एक हेडर फाइल है जिसमें हम सारे प्रिंट एफ, जैसे ये प्रिंट एफ एक कीवर्ड है, इस चीज़ को हम कहाँ लिखे हुए हैं, stdio.h में। ये एक हेडर फाइल है और एक हेडर फाइल में लिखा गया हुआ है। ओके, और हम सबसे पहला प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन फंक्शन है, ये क्या है, हमारा प्रोग्राम जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। और जो हमारा कोड है वो ये है कोड, रिटर्न जीरो तक। वो रिटर्न जीरो क्या करता है कि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, वो रिटर्न जीरो पे आकर के पता चलता है। अगर कोड में कहीं पे एरर है तो रिटर्न जीरो से पहले कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होगा, वो एरर शो करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला प्रोग्राम अगर देखें तो इस प्रोग्राम में आपको हेलो वर्ल्ड एक मैसेज दिया गया है, उसको हम स्क्रीन पे आउटपुट में देखेंगे। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो वो हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, ये हमारा आउटपुट आएगा। तो हम लिखते कैसे, हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं, आउटपुट में स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हम सिंपल लिखते हैं प्रिंट एफ, ब्रैकेट देते हैं, डबल कोट्स देते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी मैसेज लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई भी अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें, कोई भी मैसेज लिखेंगे, आपको आउटपुट पे एज इट इज दिखाई देगा। ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये कोड तो हमारा एक पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वीएस कोड इंस्टॉल कर लेंगे। वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है, सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करना है, एमएनजीडब्ल्यू कैसे इंस्टॉल करना है, ये भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। आपको कैसे करना है, सारे सेटअप सब कुछ बताया मैंने, विंडोज के लिए भी, मैक ओएस के लिए भी। तो आप उस चीज़ के लिए यहाँ पे परेशान नहीं होंगे, उस वीडियो को देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो सिंपल आप प्रोग्राम बनाएंगे और ये प्रोग्राम को आप लिख लेंगे। तो हम फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, सिंपल प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ, उसके बाद से ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, और इसके अंदर आप जो मैसेज देंगे वो मैसेज एज इट इज यहाँ पर प्रिंट होगा। तो सेमी कॉलन क्या है, सेमी कॉलन वो चीज़ है, जैसे आप कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में हम फुल स्टॉप देते हैं ना, इट मीन्स कि वहाँ पे लाइन खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई। प्रिंट सी लैंग्वेज में भी सेमी कॉलन ऐसे ही वर्क करता है कि आप सेमी कॉलन आप वहाँ पे देंगे तो वो लाइन वहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है। और अगर सेमी कॉलन नहीं देंगे तो हमें एक एरर थ्रो होगा, जो यहाँ पे ऐसे रेड रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, नहीं देंगे तो प्रोग्राम सक्सेसफुली नहीं होगा। अच्छा, इस प्रोग्राम में कोड करने के बाद कंट्रोल एस करके सेव करना होता है। तो आप कंट्रोल एस करेंगे, ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सेटिंग्स में जा करके ऑटो सेव कर रखा है, तो प्रोग्राम आप जैसे लिखेंगे सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप लोगों ने सेटिंग नहीं कर रखा है तो वो जा करके उसी वीडियो में देखेंगे जहाँ VS कोड में मैंने इंस्टॉल कराना, सेटअप कराना सिखाया। तो ऑटो सेव भी करना वहाँ पे मैंने बताया हुआ। ठीक है, अब इसको सिंपल रन करेंगे तो आपके इस टर्मिनल में आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जब रन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है कंपाइल करते वक्त में। ठीक है, तो आप पेशेंस थोड़ा रखेंगे, रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास मैसेज आ चुका है हेलो वर्ल्ड। अगर हम कुछ और मैसेज प्रिंट करना चाहें तो क्या नहीं होगा, प्रिंट मैसेज होगा बिल्कुल। हम यहाँ पर लिख देते हैं डिजिटल कोडिंग अड्डा, तो ये भी प्रिंट होगा। हम फिर से रन करके देख लेते हैं। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद से देख रहे हैं आप डिजिटल कोडिंग अड्डा। तो आप दुनिया का कोई भी मैसेज, कोई भी पहला कोड आप प्रिंट कराना चाहेंगे तो आप ऐसे ही प्रिंट करा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी आप लोग को। अगर इस प्रोग्राम को रन कराते वक्त में कुछ एरर आती है तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलत टाइप कर रहे हैं, या तो आपका कंपाइलर अच्छे तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है तो एरर शो हो रही है। तो आप उस चीज़ को सही कर लेंगे तो
प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ एरर लगता है और आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक्स पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का हम यूज कैसे करते हैं? तो एस्केप सीक्वेंस हमारा क्या है? बैकस्लैश एन, इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ये काम क्या करता है? आप इसका काम बस ये है कि एंटर का काम करता है। अब जैसे आप एंटर का यूज कब करते हो? आप मान लो MS वर्ड यूज कर रहे हैं या MS कुछ भी पावर पॉइंट या कुछ भी यूज कर रहे हो, आप वो एक लाइन लिख रहे हैं, इस लाइन के बाद से आपको नीचे नेक्स्ट लाइन पे आना है, तब यहाँ पे क्या करते हो? प्रेस करते हो एंटर का, है ना? एंटर प्रेस करते हो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हो। कोड में हम किसी कोड को एक ही लाइन में वो कोड आएगा ऑटोमेटिकली, अब उसको एक नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है, कैसे लाइनिंग? तो वहां पे हम बैकस्लैश एन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या करता है? न्यू लाइन में आपके लाइंस को ले जाता है। ठीक है, न्यू लाइंस मतलब लाइन को चेंज करता है, ये भी कह सकते हैं न्यू लाइन में ले जाता है। ठीक है, तो मैं तो बहुत गंदा लिखा, यहाँ पर ऊपर में लिख देता हूँ न्यू लाइन। ठीक है, तो बैकस्लैश एन क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में लिख कर जाता है। और अगर हेलो वर्ल्ड है तो यहाँ पे बैकस्लैश एन है, तो नेक्स्ट क्या हो रहा है? डिजिटल कोडिंग अड्डा, तो वो क्या होगा? हेलो वर्ल्ड के नीचे प्रिंट होगा। और आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देखो, सॉरी इससे पहले वाले टॉपिक्स में देखो, जो मैंने हेलो वर्ल्ड और डिजिटल कोडिंग अड्डा ये एक ही लाइन में आ रहा है, हेलो वर्ल्ड के नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई बैकस्लैश एन नहीं दिया। तो अब आकर के हम अगर बैकस्लैश एन दे देते हैं, बैकस्लैश एन दे देते हैं एंड देन दोबारा रन करते हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है, उसके बाद नीचे में डिजिटल कोडिंग अड्डा आ रहा है। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में आप हेलो वर्ल्ड और डिजिटल कोडिंग अड्डा को एक साथ एक ही लाइन में देख सकते हैं। अब ने जैसे मैंने बैकस्लैश एन दे दिया है, तो वो डिजिटल कोडिंग अड्डा अब नीचे आ चुका है, नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि बैकस्लैश एन का यूज क्या है। जब भी हम कोई टेक्स्ट को नीचे लेकर आना चाहते हैं, न्यू लाइन में लेकर आना चाहते हैं, तो न्यू लाइन में कैसे लेकर आएंगे? बैकस्लैश एन देंगे। अब एक और चीज़ है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे इस पीपीटी में नहीं लिखा है, वो ये है कि बैकस्लैश टी जब स्पेस चाहिए होगा, तो हो सकता है कि मुझे हेलो के बाद मुझे डिजिटल कोडिंग अड्डा यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कुछ इस प्रकार, तो हम वहाँ पे क्या देंगे? बैकस्लैश टी। ठीक है, जहाँ पे आपको स्पेस चाहिए, स्पेस देने के लिए हम बैकस्लैश टी देंगे। तो दोबारा से रन करा के दिखाते हैं आपको। देख रहे हो? हेलो वर्ल्ड, और इतना जो स्पेस है, ये स्पेस किसके वजह से आया? ये स्पेस आया बैकस्लैश टी की वजह से, डिजिटल कोडिंग अड्डा इसकी वजह से। तो आपको बहुत सारे कहीं पे भी पैराग्राफ्स लिखने होंगे, बहुत सारी स्टोरीज लिखने होंगे, जहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ना होगा या फिर थोड़ी सी स्पेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? वहां पे बैकस्लैश टी यूज करेंगे। कहीं पे लाइन चेंज करने होंगे तो वहां पे हम बैकस्लैश एन यूज करेंगे, और इसी चीज को हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आया? तो अब आप हमको ये बताइए कि गेस द आउटपुट, इस इसका आउटपुट क्या आएगा? इस प्रिंटफ का आउटपुट क्या आएगा? जब हम इसे रन करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप लोग गेस करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप गेस करके मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, आप लोग गेस कर लिए हैं, तो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको बताता हूँ इसका आंसर, और अगर आप लोगों ने सही गेस किया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी गेस किया है, नहीं भी समझ में आया, तो आप समझ लीजिए। प्रिंटफ में डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे जो डबल कोट्स है, इस डबल कोट्स के अंदर जो रहता है वो प्रिंट होता है। लेकिन मैंने बैकस्लैश एन का बताया कि बैकस्लैश एन क्या करता है? न्यू लाइन में लेकर जाता है, नेक्स्ट लाइन में लेकर जाता है, या फिर न्यू लाइन बोलो, नेक्स्ट लाइन बोलो। प्रिंटफ में बैकस्लैश एन ये क्या करे? इतना पार्ट क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर ये इतना पार्ट क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। मतलब दो बार एक लाइन चेंज होगा। तो स्टार्टिंग का मैसेज तो एज इट इज प्रिंट होगा ना। स्टार्टिंग का मैसेज क्या है? एन है, एन है। फिर क्या है? बैकस्लैश एन, तो नीचे वाले लाइन में आ गया, ये लाइन आ गया, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। फिर से क्या है? बैकस्लैश एन है, तो ये फिर एक और लाइन दूसरी लाइन में आ गया। उसके बाद क्या है? एन है, तो दो लाइन छोड़ करके एन और एन। फिर क्या? बैकस्लैश एन, तो फिर ये लाइन चेंज। फिर ये इस इसका आउटपुट हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें एज इट इज प्रिंट हो जाएगा
तो पहले वाले प्रिंटफ को हम देख लेते हैं, पहले वाले प्रिंटफ, फिर सेकेंड वाले प्रिंटफ को आप बताएंगे आपको, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक एक करके बताया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ, और हमारे पास जो कोड है, तो हमारे पास जो कोड है वो ये है NN \n, देन \n, देन NN, यही है ना। NN \n NN, फिर से \n, ठीक है। तो ये आप देखें, ये हमारे पास कोड है। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास कोड क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, वो आउटपुट इस तरह से आएगा। तो फर्स्ट में ओके, यहाँ पे भी मैं \n देता हूँ, या पहले वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है, मैं आने वाले अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कमेंट क्या है, ठीक है। बट अभी आप इस चीज को इग्नोर करिए, अभी आउटपुट पे, इस आउटपुट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, NN, फर्स्ट NN प्रिंट हुआ, NN, ठीक है। उसके बाद से \n है, तो यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से न्यू लाइन पे आया, ठीक है। फिर \n है, तो फिर यहाँ से यहाँ पे आया। उसके बाद से क्या NN प्रिंट हुआ, तो NN प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से फिर \n है, तो \n होकर के यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है, लेकिन इसके बाद से मैंने कुछ प्रिंट कराया नहीं है ना, तो कुछ प्रिंट होगा नहीं। तो ये फर्स्ट वाले आपको \n समझ आया। देन इसके बाद से जो कोड था, वो कोड क्या था, NN एंड देन A। तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश से कुछ नहीं होता है। फॉरवर्ड स्लैश जो भी प्रिंट होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा, क्योंकि वो एज अ टेक्स्ट, एज अ मैसेज प्रिंट होगा। तो ये चीज आप समझिए कि \n से हमारा स्पेस लाइन चेंज होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाता है, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश कुछ नहीं होता है। तो फॉरवर्ड स्लैश एज इट इज प्रिंट होगा हमारे पास, क्लियर। फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास एज इट इज प्रिंट होगा। तो इसके आगे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, NN कुछ लिखा, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर फॉरवर्ड स्लैश 2 बार लिखा, फिर NN लिख दिया। तो क्या इससे हमारा लाइन चेंज होगा, नहीं। इसमें जो लिखा एज इट इज लिखा है, सेम टू सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, हो गया हमारे पास प्रिंट। पर ऐसा इस वाले कंडीशन में नहीं हुआ। NN दिया तो NN प्रिंट हुआ, उसका से \n था तो 2 बार लाइन चेंज हुआ, और फिर से NN था तो फिर से NN प्रिंट हुआ, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो कलर आपका थोड़ा चेंज हो रहा है, \n ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है, और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे \n अलग है और मैसेज अलग है, इसमें दोनों मिला करके दिया गया है। तो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो बस एक एक लाइन में समझ लीजिए कि \n का काम होता है लाइन चेंज करना, बस। जैसे इंटर काम करता है वैसे ही। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर क्लिक करें तो लाइन चेंज हुआ, लाइन चेंज हुआ, लाइन चेंज हुआ, वैसे ही। वैसे यहाँ पे भी हम टेक्स्ट में लाइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो आपका लाइन चेंज हो रहा है, लाइन आगे बढ़ रहा है, 18 पे, 19 पे, 20, 21, इस तरह से। अब यहाँ पे 24 है, एंटर करेंगे 25 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, तो लाइन चेंज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। हमारा नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम सम डेटा, है ना, सम डेटा। अब वेरिएबल्स को ना आप एक कंटेनर जैसा समझ लीजिए, कंटेनर जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो आप जैसे घर में, जैसे मिल्क का एक कंटेनर हो सकता है, बर्तन हो सकता है, आप उसमें दूध रखते हैं। टी का एक बर्तन हो सकता है, उसमें टी रखते हैं। शुगर, चीनी जिसका बर्तन है उसमें, या फिर जो कंटेनर है उसमें आप रखते हैं। तो ये सारे के सारे कंटेनर जिसमें कुछ हम वैल्यूज ऐड कर रहे हैं या रख रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कोडिंग में वेरिएबल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएबल्स। तो कंटेनर क्या करेगा, हमारा कंटेनर कुछ वैल्यू को रखता है, स्टोर करता है, कुछ सामान रखेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। क्या करेगा, डेटा को स्टोर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा A = 10, है ना। तो ए क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल। ए हो गया वेरिएबल हमारा, ठीक है। और 10 क्या हो गया, 10 हमारा डेटा हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल हमें समझ में आया कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप एज अ टेक्निकल डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। मेमोरी लोकेशन हम क्यों बोलते हैं कि आप, जैसे आपको, आप
कोई प्रोग्राम बनाया तो इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मेमोरी यूज कर रहा होगा ना। इस प्रोग्राम ये प्रोग्राम कहीं सेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेमोरी यूज हो रहा होगा। उस मेमोरी में ये वेरिएबल उस उस मेमोरी का आपका लोकेशन तो नहीं पता, आपका लोकेशन होगा कुछ ऐसा, कुछ करके ऐसा, कुछ मेमोरी लोकेशन ऐसा होगा, एड्रेस उसका ऐसा होगा। लेकिन वो एड्रेस पे आपका जो वेरिएबल है, वो एड्रेस पे आपका जो वेरिएबल है वो ए रखा हुआ है, जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। और वो डेटा क्या है हमारा 10। तो वो 10 कहाँ है, इस वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल कहाँ है, किसी मेमोरी लोकेशन पे है। वो मेमोरी लोकेशन हमारा ये, आप उस मेमोरी लोकेशन को भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि मेमोरी लोकेशन हम कैसे देख सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। पर अभी के लिए आप वेरिएबल को क्या समझिए कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें वैल्यू को सिर्फ स्टोर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और वैल्यू में हम स्टोर करते हैं, वैल्यू वैल्यू को निकालना, रखना और उसके ऊपर ऑपरेशन कराना, ये सारी चीजें हम वेरिएबल की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल्स को बनाने का कुछ रूल्स। ठीक है। तो वेरिएबल्स को बनाने का रूल्स क्या है कि सबसे पहले कि वेरिएबल्स एक केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है केस सेंसिटिव? तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो ये स्मॉल लेटर में लिखा, फिर हम ए कैपिटल लिखा, तो क्या दोनों ये सेम है? नहीं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसके मेमोरी लोकेशन अलग होंगे, इसके मेमोरी लोकेशन अलग होंगे, इसका मेमोरी लोकेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, मतलब डिफरेंट होगा। मेमोरी लोकेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। इस ए के लिए, स्मॉल ए के लिए मेमोरी डिफरेंट लोकेशन अलग होगा, इस कैपिटल ए के लिए मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जब हम स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज को तो हम उसका जो नेमिंग है, जैसे हम किसी का एज हम स्टोर कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एज लिखा, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कैरेक्टर है, ये ए। हम कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम नंबर से लिखते हैं 1 ए लिख दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे स्टोर करा सकते हैं, ये लिख सकते हैं। नेवर यूज स्पेशल कैरेक्टर, हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडर स्कोर ही यूज कर सकते हैं। ये अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, ये माइनस नहीं है, अंडर स्कोर है। ठीक है। थोड़ा बॉटम में थोड़ा बड़ा सा माइनस लिखा होता है, उसको अंडर स्कोर कहते हैं। तो ये अंडर स्कोर ऐसा सिंबल हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एज लिखा। ठीक है। यहाँ पे इसका ऐसा अंडर स्कोर, ये अंडर स्कोर हम इंस्टाग्राम पे आप ज्यादातर ये ऐसा यूज करते हो, नाम यूज, दो नाम को ऐसा मर्ज करने के लिए। नो यूज कॉमा और स्पेस, जैसे हम अगर दो नेम को, जैसे फर्स्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, तो हम ऐसा कॉमा नहीं दे सकते और ना ही स्पेस दे सकते हैं। ये गलत माना जाएगा, ये वेरिएबल बनाने का तरीका नहीं है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? नो यूज कॉमा और स्पेस, हम स्पेस और कॉमा को यूज नहीं कर सकते। डोंट यूज रिजर्व कीवर्ड्स इन सी। अब रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो पहले से सी में बनाया गया हुआ है, जैसे कुछ वर्ड कीवर्ड्स है, इंट है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम कीवर्ड्स को एक लिस्ट ही आपको हम दे दिया, जैसे अब क्या यहाँ पे क्या है ना, ऑटो, ऑटो है, ब्रेक है। ठीक है। कलर में भी दूसरा लगना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैर है, कॉन्स्ट है, कंटिन्यू है, डिफॉल्ट है, डू है। ये सारे के सारे क्या है? रिजर्व कीवर्ड है। इंट है, लॉन्ग है, रजिस्टर है, इन सारे वर्ड को छोड़ करके आप वेरिएबल्स बना सकते हो। उस सारे को छोड़ करके ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। ये रिजर्व कीवर्ड्स पहले से इस पे कुछ मतलब है सी लैंग्वेज में, तो इसको आप एज अ वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो वेरिएबल्स हम कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अब हम वेरिएबल्स को बनाएंगे, वेरिएबल्स को बना करके उस चीज को प्रिंट कैसे करा सकते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है। तो आगे हम और भी चीजें देखेंगे, वेरिएबल्स हम बना कैसे सकते हैं, बना ये सीख लिए। एंड देन रिजर्व कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते। ओके। अब आते हैं कमेंट्स के ऊपर कि कमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड। ऐसा जैसे कमेंट आप यूज करते हो ना, फेसबुक पे कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो, इधर उधर कमेंट करते हो, तो वैसे हम अपने कोड्स में, कोडिंग में भी कमेंट लिख सकते हैं। मैसेज को डिस्प्ले कराने का काम करता है।
आप अपने समझने के लिए अब लिख रहे हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये जो डबल स्लैश स्टार्टिंग में लिखा, तो क्या इससे एरर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये अब कमेंट हो चुका है। अब ये कमेंट क्या है कि कमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोड, पर कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, इसको रन नहीं करेगा। तो हम कोड जैसे पहले रन हो रहा था वैसे अभी भी रन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कमेंट से हटा देते हैं, डबल स्लैश नहीं लगाते हैं, तो अब इसको हम रन करेंगे तो इसको एज अ टेक्स्ट समझने की कोशिश करेगा कंपाइलर, और वहां पे एरर देगा। यहाँ पे प्रिंटफ मैसेज को डिस्प्ले कराने का काम करता है। ये इस लाइन को समझ नहीं पाया, यहाँ पे एरर थ्रो किया, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर मैसेज। तो ये समझ नहीं पा रहा है। प्रिंटफ तो समझ रहा है कि प्रिंटफ क्या था, कि प्रिंटफ रिजर्व की वर्ड है, इसलिए वहां पे वो क्या कह रहा है, सेमीकोलन दे दो। तो वहां पे सेमीकोलन दे देगा तो शायद ये समझने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मैसेज तो मैसेज को डिस्प्ले कराना, ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट तो उसको समझ ही नहीं आएगा, है ना। ये देख लो, ये टेक्स्ट तो समझ ही नहीं आ रहा उसको, ठीक है। इसको इग्नोर कर रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसको कंपाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कमेंट किया नहीं। अब अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अब ये पहले जैसे रन होगा, कोई एरर नहीं आएगा प्रॉब्लम्स में, यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, और ये सिंपल सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कमेंट्स भी दो टाइप के हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन हम डबल स्लैश से यूज करते हैं, मल्टीपल लाइन हम स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से क्लोज और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल लाइन कमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट्स कम करने के लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ये आप जितने भी लाइन्स हैं उसको सिलेक्ट करके ये कीज करोगे, आपको सारे लाइन्स कमेंट हो जाएंगे। ओके, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कमेंट्स करना, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स आप करते करते सीख जाओगे, ठीक है। तो काम की चीज़ क्या है, डेटा टाइप्स। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, मतलब मोस्टली ज़्यादातर यूज़ यही होना है, डेटा टाइप्स आपके। तो डेटा टाइप्स में हमारे पास बेसिकली 4 डेटा टाइप्स है, और भी डेटा टाइप्स है, बट आपको इतने पे प्रैक्टिस हो जाएंगे काफ़ी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आपके साइज पे इतना इग्नोर नहीं करना कि साइज क्या है, लेकिन फिर भी आपको एक दो बार पढ़ लेना है इस चीज़ को, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंट का क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज, पर इंट होता क्या है, तो यूज टू स्टोर होल नंबर इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर क्या है, कि आपका होल नंबर जो भी है वो इंटीजर नंबर है। तो जैसे -5 से लेकर के 5, ये सारे इंटीजर नंबर है। -1 से लेकर के 1, ये सारे इंटीजर नंबर है। तो माइनस हो या प्लस हो, जो भी नंबर है वो सारे आपके इंटीजर नंबर, होल नंबर वो सारे आपके इंटीजर नंबर है, ठीक है। फ्लोट क्या है, फ्लोट आपका रियल नंबर है, डेसिमल रियल नंबर है। मतलब जैसे आपका पास फ्लोट वैल्यू है, जैसे 5.5 हो गया, तो पॉइंट में जो वैल्यू आ रहा है, डेसिमल में जो आ रहा है वैल्यू, उस वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप का है, ठीक है। डबल डबल भी हमारा ये डेसिमल नंबर ही है, लेकिन इस डबल प्रिसीजन पे हो जाएगा, मतलब इसका साइज ज्यादा हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है फ्लोट और डबल में, कि फ्लोट का 4 बाइट्स होता है और डबल का 8 बाइट होता है। कैरेक्टर, कैर हम यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं इन अ सिंगल कोट्स के अंदर। जैसे सिंगल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा @, तो हम स्पेशल कैरेक्टर हो या कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर हो, हम उसको एक सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो उस डेटा का नाम होगा कैरेक्टर, और उसके लिए हम यूज करते हैं कैर। ओके, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर स्टोर किया 22 इस एज नाम के वेरिएबल में। वेरिएबल हम देख चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सिंपल स्टोर कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर। तो जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो उस वैल्यू को स्टोर, जो वैल्यू है वो वैल्यू भी किसी चीज, वो कैसा टाइप का डेटा है, क्या है, जो किस टाइप का डेटा है, तो वो ही बता रहा होता है ये हमारा डेटा टाइप। तो ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। तो ये 22 क्या है, इंटीजर नंबर है। हमने देखा है कि इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर एक होल नंबर है। पॉजिटिव से नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक जितने भी डेटा है वो सब इंटीजर नंबर है। तो ये कहाँ आएगा, इंट टाइप के डेटा टाइप में आएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंट। इंट और एज नाम का कोई वेरिएबल। इंट के लिए हम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, तो %d यूज करते हैं। और ये सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको, टाइम टू टाइम ये रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ लेंगे तो भी याद हो जाएगा। और 1 से 2 बार या 10 बार प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें तो भी याद हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ें, प्रैक्टिस करेंगे जितना चीज़ें, उतनी जल्दी याद हो जाएगा आपको,
ठीक है, याद होगा नहीं, समझ में भी आ जाएगा, तो प्रैक्टिस करेंगे। वैसे 22 25.56 ये पॉइंट वाले नंबर हैं, जितना भी डेटा, ये डेटा हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये डेटा हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, डेटा का टाइप। डेटा टाइप, डेटा का टाइप, ये डेटा और ये डेटा टाइप, और ये वेरिएबल जिसमें वैल्यू रखा गया हुआ है, ये डेटा रखा गया हुआ है। ठीक है, तो आप इजिली समझ लो कि ये क्या है, डेटा है, और ये किस टाइप का डेटा है, तो फ्लोट टाइप का डेटा है। ये डेटा कहाँ रखा हुआ है, तो प्राइस नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है। वैसे कैरेक्टर सिंबल एक नाम का वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। और ये क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, और ये क्या है हमारा, एक डेटा है। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं कि डेटा टाइप, वेरिएबल और डेटा किस तरह से हम लिख सकते हैं। जिस जैसा हमारे पास डेटा होगा वैसा ही डेटा टाइप हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट, अब जो डेटा टाइप है हम उसको डिस्प्ले कैसे कराएंगे, तो कुछ इस तरीके से कराएंगे। हमारे पास जो एज है वो एक वेरिएबल है जिसमें हम डेटा रखे हुए हैं 22। उसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराने के लिए हमने सिंपल सा एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं, प्रिंट एफ, कि हम कभी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहे, प्रिंट कराना चाहे, तो हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद हम डबल ब्रैकेट्स देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे डबल कोर्स, डबल कोर्स के अंदर हम इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं %d, उसके बाद से कॉमा देंगे, और वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम एज है तो एज इट इज यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे एज, और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 22। इसको रन करके देखेंगे भी, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अभी थ्योरेटिकल देख लेते हैं। फ्लोट, फ्लोट एक डेटा टाइप रखे हुए हैं, और इस डेटा क्या है हमारे पास 25.56, ये फ्लोट टाइप का डेटा है, इसलिए फ्लोट यहाँ पर रखा हुआ है। प्राइस वेरिएबल है जो हम प्रिंट कराएंगे, %d नहीं, %f, सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा %f, और यहाँ पे आ जाएगा %c। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। प्रिंट एफ, %f आएगा यहाँ पे, मैं पूरे तरीके से लिख देता हूँ उसको अच्छे से। प्रिंट एफ, यहाँ पे आएगा डबल कोर्स, यहाँ पे आएगा %f, डबल कोर्स बंद, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, सिंपल। तो इस तरीके से इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वीएस कोड में जा करके देखते हैं उसको। तो कमेंट का हम देख चुके हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे इंट एज इज इक्वल टू 22 एंड देन सिंपल। अब इसको हम प्रिंट एफ करा कर कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, योर एज इज अ %d एंड देन वेरिएबल का नाम एज और सेमीकोलन। ये लिखते ही हमारे पास एज प्रिंट हो जाएगा, योर एज इज 22। ठीक है, कैसे प्रिंट हो रहा है, ये %d एक्सेस स्पेसिफायर की वजह से। अगर ये ना लिखूं तो क्या हमारे पास डेटा आएगा, देख लेते हैं डेटा आएगा कि नहीं आएगा। योर एज इज, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जो एज मैंने वेरिएबल लिखा वही एज वेरिएबल यहाँ पे भी आ गया। इंट जो डेटा टाइप है, इंट के लिए मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लिखा ही नहीं, तो एक्सेस कैसे करेगा, तो यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखना जरूरी है, %d, और इसको अब रन कराएंगे तो हमारे पास रन हो जाएगा, योर एज इज 22। ठीक है, इससे पहले जो हम लिखे योर एज इज, ये क्या कंपलसरी नहीं है, उसको हटा दो तो रन होगा, हाँ रन हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंपल 22 आएगा। पहले पूरा मैसेज के साथ प्रिंट हो रहा था योर एज इज 22, अब मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा, सिंपल 22 आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर से कोई भी मैसेज नहीं लिखा। आपको प्रिंट एफ में पहले बता चुका हूँ कि डबल कोट्स के अंदर जो भी आप वैल्यू लिखते हैं, जो भी मैसेज लिखते हो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो डबल कोट्स के अंदर आपने नहीं लिखा तो मैसेज नहीं प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मैसेज, तो जो लिखा वो एज इट इज प्रिंट होगा, और 22 प्रिंट हो जाएगा। ये मैसेज प्रिंट हुआ कुछ भी, और यहाँ पे 22 प्रिंट हो रहा है। 22 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एज में 22 रखा हुआ है, और %d यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एक्सेस कर रहा है एज के मेमोरी लोकेशन पे जो रखा हुआ है डेटा, और वो डेटा क्या है 22, तो वो 22 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छे से लिख देता हूँ, योर एज इज एंड देन 22। अब रन करा के दिखाऊंगा तो 22 प्रिंट हो रहा होगा, योर एज इज 22। ओके, वैसे ही फ्लोट के डेटा टाइप्स को प्रिंट करा सकते हैं। फ्लोट प्राइस करके हमारे पास वेरिएबल था, फ्लोट प्राइस इज इक्वल टू 22.25678, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, एंड देन प्रिंट एफ,
डबल कोर्स परसेंट एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंट एफ आएगा, कॉमा आएगा, और क्या आएगा, वेरिएबल का नाम, तो प्राइस, यहाँ पे प्राइस लिख देंगे, और रन, और क्या, और रन कराएंगे, और क्या कराएंगे, योर एज इज 22 एंड देन 22.256784। तो ये सारे के सारे एक लाइन में प्रिंट हो गए, बिकॉज कि मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं दिया, तो न्यू लाइन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा से रन करते हैं, अब बैक स्लैश एन दे चुके हैं, तो अब ये और एज इज 22 पहले का प्रिंट हो रहा है, और 22.4 ऐसे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ परसेंट एफ से पहले हम कुछ मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, ताकि हमें जो आउटपुट आए वो थोड़ा सा मैनर्स वे में प्रिंट होकर के आए, ताकि हमें समझ आए कि योर प्राइस इज, ठीक है। और इतना लिख देंगे, योर प्राइस इज, और उसके बाद से हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो एक्चुअल प्राइस आएगा, योर प्राइस इज 22.256784। बट जो पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर है मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिर्फ 22.25 ही आंसर आए। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम करना होगा कि पॉइंट, परसेंट एफ के बीच में, परसेंट और एफ के बीच में पॉइंट देना है, और जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर चाहिए, जितने डिजिट चाहिए, उतने डिजिट नंबर लिख दो। हमें 0.25 ही चाहिए, मतलब 2 डिजिट ही चाहिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, ये 1 और ये 2, 25, मतलब 2 डिजिट ही चाहिए, तो यहाँ पे 0.2 लिख दो। अगर 1 लिखेंगे तो हमारे पास 22.2 आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दो तो 22.21, 22.2 मतलब 1 डिजिट तक ही आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना 22.256, तो ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट प्रिंट होंगे वो ये यहाँ पे बताता है। यहाँ पे मैं अगर 3 लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 22.256, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक प्रिंट होगा। अभी क्या कर दूँ मैं, 2, तो 22.25 प्रिंट होगा, और इसको हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। और एंड अगेन यहाँ पे अगर बैक स्लैश एन नहीं देंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो थोड़ा अजीब तरीके से आएगा, ठीक है। एक ही लाइन में आ जाएगा, अजीब तो नहीं आएगा, बस एक लाइन में प्रिंट होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं एक लाइन में प्रिंट हो, एक के बाद एक प्रिंट हो और अच्छे से प्रिंट हो। तो हम बैक स्लैश एन का यूज करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट आ रहा है, ठीक है। और ये प्रिंट में आंसर क्या है, योर प्राइस इज 22.256784, जो फर्स्ट वाली लाइन में प्रिंट हो रहा है, जिसमें मैंने कोई परसेंट एफ के बीच में 0.2 नहीं दिया है। सेकेंड वाले प्रिंट एफ जो कराया है उसके अंदर में दिया है परसेंट 0.2 एफ। 0.2 एफ कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही प्रिंट होगा, और उसको राउंड फिगर कर दिया। देखो कितना इंटेलिजेंट है, नहीं तो 256, तो ये होल नंबर में मतलब राउंड फिगर करके हमें 22.26 करके नंबर हमें मिल चुका है। योर प्राइस इज 22.26। ओके, तो हम यहाँ पे 0.2 एफ का यूज कर सकते हैं। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो हम 2 डिजिट के लिए 0.2 यूज करेंगे। अब हम कैरेक्टर नाम के डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। कैर सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कैरेक्टर को यूज करेंगे तो सिंगल कोट्स के अंदर यूज करेंगे, और कोई भी कैरेक्टर है तो उसके अंदर सिंगल सिंगल वैल्यू देंगे, सिंगल डेटा लिखेंगे। ये नहीं कि एट द रेट दे दिया तो हैश भी दे दिया और एस डी एफ लिखे कुछ भी लिख दिया, तो ये नहीं होगा। एक सिंगल कोट्स के अंदर एक ही डेटा आएगा, सिंगल प्रिसीजन पे काम होता है, और सिंगल वैल्यू आएगा। अब इसको प्रिंट कराने के लिए सिंपल प्रिंट एफ लिखेंगे, एंड देन डबल कोट्स देंगे, और परसेंट डी लिखेंगे, नो परसेंट एफ नहीं, सी, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी आता है, और वही लिखेंगे, एंड देन कॉमा, और जो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम सी है तो सी लिख देंगे, एंड देन सेमीकोलन, और रन कराएंगे तो हमारे पास एट द रेट प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल सीधा सीधी एट द रेट प्रिंट हो रहा है। तो एट द रेट हम प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, तो कुछ मैसेज के साथ अच्छे से प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो अच्छे से मैसेज कैसे प्रिंट होगा, हम परसेंट सी से पहले कुछ मैसेज प्रिंट करा देंगे कि योर सिंबल, यार योर सिंबल, योर कैरेक्टर इज, जो भी प्रिंट कराना चाहो आप प्रिंट करा सकते हो, एंड देन रन कराएंगे दोबारा अगेन, तो हमारे पास योर एज इज 22 जो पहले वाला है, यहाँ पे आ जाएगा योर सिंबल इज एट द रेट, हमारे पास आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सेम है, मतलब एडिशन प्रोग्राम है, कि हम कोई दो नंबर को हम एडिशन प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया, कि इंट ए इज इक्वल टू 20 लिखा। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन, एज ए टेक्निकल वर्ड में क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन,
डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, क्योंकि मैंने दोनों काम एक ही लाइन में कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया, ए को बताया भी और 20 भी लिखा। इस दोनों को अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस इंट ए, इस ए पार्ट को हम कहते हैं डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन एंड देन ए को हम 20 से इनिशियलाइज कर देंगे, इस पार्ट को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस पार्ट को कहेंगे इनिशियलाइजेशन। लेकिन मैंने दोनों काम एक साथ कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। वैसे ही इंट बी को मैं वैल्यू दे दिया, 20 यहाँ पे दिया, यहाँ पे 30 दे दिया। अब इंट सी, और सी में क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, मतलब एडिशन कर दिया। अब इसको प्रिंट कराया, प्रिंट वैसे ही कराया जैसे हम परसेंट डी लिखे। परसेंट डी क्यों आया, क्योंकि इंट आया। सी का वैल्यू, सी कौन सा डेटा टाइप का, इंट का है, इसलिए यहाँ पे परसेंट डी आया। सी को प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे सी को लिख दिया। यहाँ पे जो वैल्यू लिखे हैं, जो वेरिएबल लेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं कैसे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ। ये हमारा कमेंट हो गया, सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करेंगे या कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे, तो हमारे पास सारे के सारे कमेंट हो जाएंगे एक साथ। अभी हम a इज इक्वल टू क्या लेना चाहते हैं, 20। देन वैसे ही इंट b इज इक्वल टू 30। देन इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी। अभी सी को हम प्रिंट करना चाहते हैं, वैसे ही जैसे हम पहले प्रिंट कराते आ रहे हैं। प्रिंट एफ डबल कोट्स, यहाँ पे हम परसेंट डी इसलिए लिखें क्योंकि इंटीजर है, इंट के लिए हम परसेंट डी लिखते हैं। और सी में जो हमारा आंसर है वो सी को हम प्रिंट कराएंगे एंड देन सेमी कॉलन। अब इसको हम रन कराएंगे, तो हमारे पास 20 प्लस 30 50 आ रहा है। तो 50 क्या ना, एज इट इज एज अ सिंपल प्रिंट हो रहा है 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा सकते हैं कि योर सम इज, है ना। और योर सम इज क्या आएगा, योर सम इज 50 आएगा। तो हम इसको दोबारा रन करते हैं, तो कोड में हमारा योर सम इज 50 प्रिंट हो रहा है। तो परसेंट डी से पहले आप जो भी मैसेज लिखते हैं वो क्या कंपलसरी है, नहीं टेम्पोररी है, मतलब कुछ भी आप, मतलब कंपलसरी नहीं, आप लिखना चाहो ना लिखना चाहो, बाई चॉइस है, अपने ऊपर है कि आप लिखो या ना लिखो। लिख देंगे तो थोड़े अच्छे से अच्छे वे में थोड़ा दिखाई देगा, तो हमें आउटपुट अच्छे से मिलेगा, ताकि हम समझ पाएंगे कि हाँ हमारा आउटपुट क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर नहीं भी देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम सिंपल इसको हटा देंगे यहाँ से, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, परसेंटेज सिंपल सी, तो सिंपल 50 आएगा हमारा। तभी आंसर, तो आंसर से मतलब है आंसर हमारा फिर आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, तो अगर आपको वो मैसेज लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ज़्यादा कंपलसरी है भी नहीं, आपको प्रिंट कराने आना चाहिए, कोड करने आना चाहिए, मैसेज तो होते रहेंगे प्रिंट। ठीक है, एक बार सीख जाओगे तो मैसेज का बहुत बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास एक टास्क ये है कि मैंने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, वैसे माइनस का प्रोग्राम बनाना है आपको, सब्ट्रैक्शन का। वैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी चीज़ें हैं वो सारे प्रोग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे, आप माइनस का प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पे माइनस लिख दोगे एंड देन रन कराओगे। सारे प्रोग्राम सब कुछ सेम रहेंगे, माइनस करेंगे 20 माइनस 30, तो आउटपुट हमारा आएगा -10। वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यहाँ पे आएगा 20 इंटू 30 600। तो वैसे ही करा सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे वैल्यू जो है हम लोगों ने खुद से दिया, यहाँ पे a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30, c इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हम क्या किए, ऑपरेशन किए कि a इंटू बी होना चाहिए, a प्लस बी होना चाहिए, जो भी। यहाँ पे वैल्यू क्या दिया, हम खुद से दिया, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30, खुद से दिया। लेकिन हम खुद से नहीं देना चाहते, हम यूजर से पूछना चाहते हैं कि यूजर से पूछे कि ए की वैल्यू क्या देना चाहते हो, बी की वैल्यू क्या देना चाहते हो, वहां पे वो वैल्यू इनपुट करे और उसके बाद ऑपरेशन हो, जस्ट लाइक मिनी कंप्यूटर टाइप्स। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट। अब यूजर से इनपुट कैसे लेंगे हम, तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के कुछ तरीके हैं। जैसे हम यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ का यूज करते हैं। जैसे मैसेज को दिखाने के लिए, मैसेज को प्रिंट एफ करने के लिए, मैसेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ का यूज करते हैं, वैसे इस यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैन करते हैं, मतलब स्कैन एफ करते हैं। हम यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, मतलब स्कैन एफ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब जो भी डेटा है डेटा का एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, मतलब जैसे इंट है तो इंट के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज, जैसे हम प्रिंट एफ में लिखते हैं वैसे ही स्कैन एफ में लिखेंगे। वैसे ही फिर कॉमा देंगे,
कॉमा के बाद से हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एज है तो यहाँ पे एज लिख देंगे, ठीक है। और एज से पहले क्या लिखना है, एंड, तो यहाँ पे एंड। अब एंड क्या बताता है, एंड बताता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कहाँ रखा हुआ है, मतलब मेमोरी लोकेशन में, तो कौन से मेमोरी लोकेशन पे कहाँ पे क्या है वो एंड बताएगा। एंड लिखना जरूरी है, एंड नहीं लिखेंगे तो हम स्कैन नहीं कर पाएंगे वैल्यू को, ठीक है। तो हम एंड लगाना जरूरी है। प्रिंट एफ में एंड हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम प्रिंट एफ में मैसेज को सिंपल प्रिंट करा रहे होते हैं, यहाँ पे स्कैन कर रहे होते हैं, तो स्कैन करने में हम एंड का जरूरत पड़ती है। तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, ना कि इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज कर देंगे मतलब तो हम वैल्यू खुद से दे दिए। वैल्यू अगर खुद से दे देंगे तो यूजर से इनपुट लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। इसको याद रखो, वैल्यू को नहीं देना है। उसके बाद से हम स्कैनफ लेंगे। स्कैनफ में हम वैल्यू को स्कैन करेंगे, जो वैल्यू इनपुट देगा। तो हम स्कैन करेंगे स्कैनफ, यहाँ पे %d एड्रेस ऑफ एज, जैसा मैंने बताया। उसके बाद जो वैल्यू को हम स्कैन कर लेंगे तो वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है पहले जैसा, ठीक है। अब इसको हम कोड में देख लेते हैं, कोड कैसे। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। देन इंट एज लिया, इसको डिक्लेयर किया। अगर यहाँ पे मैं एज इज इक्वल टू 20 कर दूं, तो ये तो फिर वही बात हो गया ना, यहाँ पे तो इनिशियलाइज कर दिया, तो यूजर से पूछने की जरूरत क्या है, मैंने खुद से जब वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पे वैल्यू खुद से नहीं देना है, सिर्फ इंट एज लिखना है, डिक्लेयर करना है, सिर्फ डिक्लेयर करना है। अब प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ, क्यों कराएंगे प्रिंटफ, क्योंकि हमें मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा ना। इंटर एज, एज को एंटर करो अपने, सॉरी, बाहर आकर के सेमीकोलन, इंटर एज, मैसेज प्रिंट होगा। तो एज यूजर क्या करेगा, यूजर इनपुट करेगा, इनपुट करेगा तो क्या करेगा, स्कैनफ, हम स्कैन करेंगे। तो हम स्कैन करने के लिए स्कैनफ का यूज करेंगे। यहाँ पे सिंपल %d, कोई स्पेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल %d। उसके बाद से बाहर आकर के से कॉमा, उसके बाद से जो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम उससे पहले एंड और एज, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या है, एज है, तो एज, बस यही करना है। उसके बाद ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारा जो स्कैन किए हैं, उस स्कैन करने के बाद हम उसको हम प्रिंट कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे, ताकि हमें पता चले कि वो वैल्यू क्या था, ठीक है। तो हम प्रिंट एफ डबल कोर्स, और यहाँ पे हम मैसेज भी प्रिंट कराएंगे, योर एज इज, एंड देन %d इसलिए क्योंकि इंटीजर है, एंड देन यहाँ पे सिंपल एज, ठीक है। क्योंकि हम प्रिंट करा रहे हैं तो वहाँ पे एंड की जरूरत नहीं है, स्कैनफ में एंड की जरूरत पड़ती है। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास एक आउटपुट आएगा। आउटपुट में हमें पूछेगा इंटर एज, तो इंटर एज में मैंने 22 इनपुट किया, एंड देन इंटर, तो योर एज इज 22, हमें पास हमें आउटपुट मिल जाएगा, जो हमें आउटपुट में यहाँ पे लिखा है। तो हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। अब टास्क ये है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है, जो उसको एडिशन वाला प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम में आपने वैल्यू खुद से दिया है, तो इसको इस प्रोग्राम को बनाना है विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट से, ठीक है। यूजर इनपुट से आप कैसे बना सकते हो, तो हम, आप इस वीडियो को पॉज कर लो और इस प्रोग्राम को बना करके देखो, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है तो मैं बना दूंगा, लेकिन इससे पहले पॉज करके आप पहले बनाओ, कोशिश करो, ट्राई करो, नहीं बने फिर आकर के सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए को डिक्लेयर कर लो, ए को डिक्लेयर कर दिए, फिर वैसे बी को भी डिक्लेयर कर लिए, वैसे ही फिर सी को डिक्लेयर करें। हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी तो ए बी सी को एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, इंट ए इंट बी इंट सी ऐसे भी कर सकते हो, और एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, इंटर वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू को इंटर करो। देन इंटर करेगा तो इसको स्कैन कर लेंगे हम स्कैनफ से, एंड देन यहाँ पे डबल कोट्स %d, देन बाहर आकर के कॉमा, एंड ए, ये इनपुट करेंगे तो ए की वैल्यू को स्कैन कर लेगा। वैसे हमें बी की वैल्यू को भी स्कैन करना है, तो वैसे फिर प्रिंट एफ, यहाँ पे डबल कोट्स, एंड देन इंटर वैल्यू वैल्यू ऑफ बी। जैसे बी की वैल्यू को इंटर करेगा यूजर, उसको क्या करना है, स्कैन कर लेना है स्कैन एफ से, और डबल कोट्स के अंदर लिखना है यहाँ पे %d, देन कॉमा, एंड देन एंड बी। तो बी की वैल्यू को भी स्कैन कर लिया। अब क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस
p एंड देन सेमीकोलन। अब इसको आंसर प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स, और इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, योर रिजल्ट इज % d देन कॉमा और सी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है आपका ABC प्रोग्राम। इंटर मैंने किया, यहाँ पे आप वैल्यू को ए की वैल्यू को एंटर किया, वैसे फिर बी की वैल्यू को इनपुट लिया, और सी इज इक्वल टू A+B, जो पहले किए थे वही काम किए हैं, और सी को प्रिंट करा दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको हम जैसे इंटर कराएंगे तो ये हमसे वैल्यू पूछेगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू को इंटर कर दिया 20, इंटर वैल्यू ऑफ बी, फिर से मैंने इंटर कर दिया 30, एंड देन योर रिजल्ट इज 50, क्योंकि मैंने एडिशन कराया, तो रिजल्ट की जगह पे सम भी लिख सकते हैं, योर सम इज इतना। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम मैंने यूजर से इनपुट के लिए बनाया, यूजर से इनपुट की हेल्प से बनाया। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देखना, नहीं तो कमेंट करके पूछना। ठीक है।